जीव विज्ञान के तीसरे लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं कि जो मेंडल ने संकर विधि के चरण में से पहले समझा था, उन्होंने कैसे कैसे किया। सबसे पहले उन्होंने शुद्ध जनकों को उत्पन्न किया, ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे का चयन किया। चयन करने के बाद क्या किया, किसी एक पौधे को उन्होंने उनके पुंकेसर को काटकर हटा दिया, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। पुंकेसर को काट के हटा देना विपुंसन कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, थैला लगा दिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थैली लगाना, बैगिंग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने थैले से लगाया था ताकि कोई दूसरा अनावश्यक पराग के ऊपर आके न बैठ जाए, ठीक है। फिर जब परिपक्वता की अवस्था में, तीसरे चरण में उन्होंने क्या किया, परिपक्वता की अवस्था में किसी दूसरे मतलब उसी जाति के दूसरा जो पादप था उसके पुंकेसर को उन्होंने उस पहले पादप के वर्तिका ऊपर क्या कर दिया, छेड़ दिया, ठीक है। इन्हीं को हम जनक पौधे कहते हैं। तो क्या समझ लेते हैं ना, सबसे पहले ये समझते हैं कि जनक पौधे क्या होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लेते हैं जनक पीढ़ी के पौधे। हेडिंग लीजिए जनक पीढ़ी के पौधे यानी पेरेंटल प्लांट। पेरेंटल प्लांट समझ लेते हैं क्या होते हैं। देखो, जिन दो पौधों के बीच, पौधों कौन से थे वो, लंबे व बौने पौधे ना, इन्हीं की बात हो रही है, शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे। जिन दो पौधों के बीच संकरण संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, उन्हें उन्हें जनक पीढ़ी, जनक पौधे या फिर जनक पीढ़ी के पौधे कहते कहते हैं, कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या इसमें हम समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कि प्रथम संतति पीढ़ी के पौधे किसे कहते हैं। तो हेडिंग क्या बना लेंगे, प्रथम संतति पीढ़ी के पौधे, प्रथम संतति पीढ़ी के पौधे, ठीक है, यानी फर्स्ट फीलियल प्लांट। फर्स्ट फीलियल प्लांट, इसे अपने मन में सोच के बता सकते हो क्या होता है। हाँ, जनकीय पीढ़ी के पौधों के बीच संकर कराने के बाद उत्पन्न बीजों को जब बोया जाता है तो उन्हीं पौधों को प्रथम संतति पीढ़ी के पौधे कहते हैं। समझ गया, ठीक है। जब जनकीय पादपों, पादपों कहना चाहे पौधों का कोई दिक्कत नहीं, जब जनकीय पादपों के बीज संकर कराने के पश्चात प्राप्त बीजों को बोने से, जब जनकीय पादपों के बीच संकर कराने के पश्चात प्राप्त बीजों को बोने से प्राप्त होने वाले पौधों को अच्छे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, F1 पीढ़ी के पौधे ना। फर्स्ट फीलियल प्लांट को लिख सकते हैं F1 पीढ़ी के पौधे। अच्छा, इसमें जो पूछेंगे होने वाले पौधों को F1, ठीक है, F1, इसको हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे ना, पी प्लांट की इनको पेरेंट होता है, F1 पौधे ऐसे लिखते हैं, F1 पौधे कहते हैं। वो सिंपल चीजें से हम यहाँ पे इसको समझते हैं क्योंकि इनको समझना है, ठीक है। अब मतलब समझो, अब अगर आ जाएगी द्वितीय संतति पीढ़ी के पौधे किसे कहते हैं, यानी F2 जनरेशन किसे कहते हैं। F2 जनरेशन क्या होता है, ठीक है, F1 पीढ़ी के पौधों में स्व परागण होने दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बीज प्राप्त होते हैं उनको बोने के पश्चात जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें हम द्वितीय पीढ़ी के पौधे कहते हैं, ठीक है। तो एक ही लाइन में क्या करते हैं समझते हैं। तो लिख लेंगे हेडिंग द्वितीय या द्वितीय संतति पीढ़ी के पौधे, क्योंकि हमको कम से कम पी समझना है, पेरेंट जनक पौधे होते हैं। फिर F1 आ जाए तो प्रथम संतति पीढ़ी, फिर अगर द्वितीय आ जाए तो F2 पीढ़ी, क्योंकि इतना हम बार बार लिखेंगे नहीं ना, केवल F1 पीढ़ी लिखेंगे या फिर F2 पीढ़ी लिखेंगे, इसलिए इसको हमको थोड़ा समझना है। यहाँ पर लिखेंगे सेकंड फीलियल प्लांट, सेकंड फीलियल प्लांट। अब इसमें हम क्या समझते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण समझो ना, जब पुष्प का अपना ही तरीके से पुंकेसर होता है, आपस में जब परागण की प्रक्रिया चलती है, तो F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण के पश्चात प्राप्त बीजों को बोने से, बोने यहाँ पे मत लिखना ना, क्योंकि बोना पौधा हम कहते हैं तो बोने के लिए बोने लिखना, बोने से जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें हम F2 पीढ़ी के पौधे, F2 पौधे कहते हैं, F2 पौधे कहते हैं। ऐसे समझना जरूरी था, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब मेंडल ने वो सारी प्रक्रिया करवा दिया, संकर करवा दिया, अब उनकी बारी किसमें आती है, क्या करने की, अवलोकन करने की। समझ रहे हो, उन्होंने क्या क्या देखा, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग बना लेंगे, हेडिंग बना लेंगे इसमें, हेडिंग मेंडल के अवलोकन। ये सब किसमें लिखना है, ये सब जब आ जाए मेंडल का एक संकर प्रयोग को विस्तार पूर्वक समझाइए न, तो यहाँ पे लेंगे मेंडल के अवलोकन। तो हम समझते हैं यहाँ पे एक एक करके, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे, बताओ कैसे थे, ठीक है। जब उन्होंने जनकों के बीच में संकर करवाया, लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में, तो उन्होंने पहला क्या देखा कि जब उन्होंने बीजों को बोया तो बोने के पश्चात उन्होंने देखा कि सभी पौधे यानी F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे, कोई ना तो मदला था और नहीं बौना था। तो पहला अवलोकन ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा अवलोकन यहीं पे लिख देते हैं। दूसरा अवलोकन उन्होंने क्या देखा, दूसरा अवलोकन उन्होंने ये देखा कि F1 पीढ़ी में
पीढ़ी में एक जनक पौधे, बताओ किसका लक्षण नहीं प्रकट हुआ? अरे नहीं है, पौधा है ना, बौने पौधे का, ठीक है, क्योंकि सभी पौधे लंबे थे, इसका मतलब जो बौना पौधा था उसका लक्षण प्रकट नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने देखा कि मतलब सभी पौधे लंबे थे, इसका मतलब बौना पौधा भी कहा गया। तो यह पीढ़ी में एक जनक पौधे का लक्षण प्रकट नहीं हुआ। और यही वो समय था जब उन्होंने प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक का नाम दिया था, यानी उन्होंने कारकों का सिद्धांत जो दिया था यहीं से दिया था कि जब भी हम दो भिन्न लक्षण वाले पौधों का संकर करवाते हैं तो उसमें केवल एक ही जनक पौधे का लक्षण प्रकट होता है और दूसरे का प्रकट नहीं होता है। तब उन्होंने प्रभाविता का नियम से आ गया, प्रभाविता का सिद्धांत दिया। तीसरा अवलोकन हम समझ लेते हैं उन्होंने क्या कहा। तीसरा अवलोकन में जब उन्होंने क्या कि जब उन्होंने मतलब मेंडल ने जब उन्होंने यपवन पौधों को क्या होने दिया? स्वपरागित, मतलब अपने आप भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ इसमें कोई इंटरफियर नहीं करूंगा, हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या होने दिया? यपवन पौधे को स्वपरागित किया। तो जब उन्होंने अपन पौधों को स्वपरागित किया तो वे क्या हो गए? आश्चर्य रहने कि क्या रह गए? आश्चर्य देखिए, जब उन्होंने अपन पौधों को स्वपरागित किया तो वे आश्चर्य रह गए कि F2 पीढ़ी में एक चौथाई पौधा, एक चौथाई माने यहाँ पे हम लेते हैं 25% ना, एक चौथाई पौधा बौना था, ठीक है, एक चौथाई पौधा बौना था तथा 3 चौथाई माने 75% पौधा क्या था? लंबा था। तो उन्होंने देखा कि अब F2 पीढ़ी में वही लक्षण क्या होंगे? दोबारा प्रकट हो गए जो जनक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? कारकों का पृथक कर समझना है कैसे, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों से फिर 1900 ईस्वी में तीन वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों को नियम में परिवर्तित किया था, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। समझ में आया ना? कहा उन्होंने, और उसी पृथक्करण के नियम को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये जो कारक होते हैं ना यपवन पीढ़ी में भले नहीं प्रकट हुए लेकिन ये मिल नहीं जाते एकदम, मतलब मिश्रित नहीं होते हैं, अलग अलग यानी अपना अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। लेकिन जब फिर इनको अगली पीढ़ी में जाने का मौका मिलता है, F2 पीढ़ी में जाने का मौका मिलता है, फिर ये अपना लक्षण क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इसे कहते हैं कारकों का पृथक्करण या फिर पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर विसंयोजन का नियम। ये तीनों को एक ही नाम से जानते हैं, ठीक है। और प्रभाविता का नियम हमारे यहीं से प्रकट हो गया कि F1 पीढ़ी में एक ही जनक का लक्षण क्या होता है? प्रकट होता है, दूसरे जनक का लक्षण प्रकट नहीं होता है। जिस जनक का लक्षण प्रकट होगा उसे हम उसमें प्रभावी कारक होगा और जो नहीं प्रकट करेगा वो अप्रभावी कारक होगा उसमें, ठीक है। तो वहां से प्रभाविता और अप्रभाविता का हमने सिद्धांत दिया, ठीक है। फिर उसके बाद तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो निष्कर्ष ये निकाला, यानी कंक्लूजन क्या निकाला? उन्होंने कहा कि यहां लिखेंगे F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के कारक, दोनों जनकों माने लंबा और बौने पौधे के कारक मतलब उन्होंने जिस वस्तु का नाम रखा था कारक ना, अब उनको जीव कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के कारकों का सम्मिश्रण नहीं होता है। वे अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और अगली पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में लिख लेते हैं F2 अगली पीढ़ी में लक्षण प्रकट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही F1 पीढ़ी में किसी एक जनक का लक्षण प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि गायब हो गया, इसका मतलब उसने अपना अस्तित्व बनाया रखा, लेकिन प्रभावी कारक होने की वजह से वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। लेकिन जब उसको मौका मिलता है अगली पीढ़ी में, तो अगली पीढ़ी में क्या करते हैं? अगली पीढ़ी में F2 पीढ़ी में फिर अपना लक्षण प्रकट करते हैं, ठीक है। सब बता चुके हो। अब हम यहाँ पे ना अगर आ जाए कि मेंडल के एक संकर प्रयोग को आरेख के द्वारा दर्शाइए न, तो आरेख के द्वारा कैसे दर्शाना है उसको हमको थोड़ा सा समझना है। और इससे पहले भी हमने सिद्धांत में क्या समझा था कि ऐसे ही नहीं किसी को प्रतीक दे दिया गया। प्रतीक कैसे दिया गया? सबसे पहले किसी भी एक लक्षण के दो विपर्यासी लक्षणों को उन्होंने ढूंढा न, सभी प्रकार के पौधों के दो विपर्यासी यानी विपरीत लक्षण इसके, ठीक है। उनको ढूंढने के पश्चात उनका शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया। शुद्ध वंशक्रम कैसे प्राप्त किया होगा? कई बार स्वपरागण करने के पश्चात जब उनको लगा कि बस अब लंबे पौधे ही इससे बनेंगे, तो इसका मतलब शुद्ध क्या होता है कि जब जिसमें एक ही लक्षण हो, मिश्रण किसी का ना हो। मिश्रण होगा तो जैसे मान लो कि हमने रंगीन पानी रखा है ना, रंगीन, उसमें अगर आप केवल पानी डालते जाओ एक समय आएगा केवल उसमें पानी ही बचेगा और जितना भी रंग होगा वो निकल जाएगा ना। प्रयोग करके देख लेना, एक बाल्टी पानी लेना, एक गिलास में रंग थोड़ा सा मिला देना। अब एक बाल्टी पानी से उसमें शुद्ध पानी हो, मतलब पानी होने का पानी हो, उसको क्या करना? रंगीन पानी में डालते जाना। जैसे जैसे डालते जाओगे तो वो पानी एकदम शुद्ध होता जाएगा। धीरे धीरे करके ऐसा है कि पूरा जो रंगीन जिसकी वजह से था वो पानी वो पूरा निकल जाएगा और उसमें केवल शुद्ध पानी ही बचेगा। तो ये कई बार स्वपरागण करवाने के पश्चात जाकर उनको शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया। फिर उन्होंने दोनों का क्या करवा दिया? निषेचन करवा दिया, परागण करवा दिया ना, संकर करवा दिया। संकर करवाने के पश्चात फिर उन्होंने देखा कि जो लक्षण प्रकट हो रहा है उस लक्षण के लिए जो कारक उन्होंने यूज किया, उन्होंने उसको कहा कि हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है। लंबे बौने पौधे को जब संकर करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे निकले, तो उन्होंने लंबे के लिए टॉल होता है तो टाल का उन्होंने क्या कर दिया? टी ले लिया, तो इसका कैपिटल टी यूज किया और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी यूज किया, क्योंकि उसका लक्षण प्रकट नहीं हुआ।
ऐसे ऐसे करके जब उन्होंने पीले बीज और हरे बीज के लक्षण को ध्यान रखकर पौधों के बीच में संकर करवाया था, तो उन्होंने देखा कि जब पीले हरे बीज वाले पौधों को हम संकर करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे आते हैं सब पीले बीज वाले निकलते हैं। तो उन्होंने पीले बीज के लिए कैपिटल वाई रखा और स्मॉल बीज के लिए मतलब हरे बीज के लिए स्मॉल वाई रखा। इतना समझ रहे हैं ना? तो उसी मैंने लिखवा दिया है कि मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों को अपना ढूंढा था, उसमें प्रभावी और अप्रभावी भी हमने समझा था। अच्छा, इसमें कितने लोगों को पता होगा सारे विपर्यासी लक्षण? हाँ, तो इसमें सारा पता होना चाहिए ना, क्योंकि सारा दिया गया है, तो इसमें हमको सारा पता होना चाहिए। तो ये होता है। अच्छा, इसको उतार हो तो उतार लो और आप सब क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करते हैं उसका आगे की प्रदर्शन करते हैं, ठीक है? फिर उसको हम आगे समझाते हैं। लिख लीजिए इसको। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेंडल ने जो एक संकर प्रयोग किया था उसका आरेखी प्रदर्शन कैसे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं मेंडल के एक संकरण प्रयोग का आरेखीय प्रदर्शन। देखो यहाँ पे लंबा और बौना पौधा बनाने की चीजें नहीं है। हम समझते हैं लंबा पौधा माने कैपिटल टी और बौना पौधा माने स्मॉल टी, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शुरू करते हैं, डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एक तरफ शुद्ध लंबा पौधा, एक तरफ लिख लेंगे शुद्ध लंबा पौधा और दूसरी तरफ लिख लेंगे शुद्ध बौना पौधा। इसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होता है, इसलिए हम शुद्ध बोलते हैं, ठीक है? दोनों शुद्ध है। अगर लंबा पौधा है तो मेंडल के अवलोकन के अनुसार यही पौधा एलिफेंट में आएगा। इसका हम जो प्रतीक देंगे वो क्या देंगे, कैपिटल टीटी, और यहाँ पे क्या रखेंगे, स्मॉल टीटी। अच्छा, कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी दो बार क्यों लिख रहे हैं? दो बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जीन जोड़ों में होते हैं, गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं, गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं, जीन भी जोड़ों में होते हैं, इसलिए हमने क्या बनाया इसका हमने कैपिटल टीटी बनाया, ठीक है? फिर उसके बाद ठीक है, यहाँ पे हम क्या समझते हैं, इसलिए यहाँ पे जोड़ में। अब देखो, संकर करवाने के पश्चात हम जानते हैं कि इसमें किसी एक को मादा बनाना होगा और एक को नर बनाना होगा। अगर हम शुद्ध बौने पौधे से पुंकेसर को हटाएंगे तो इसको हम मादा कहेंगे, मादा पुष्प या मादा पौधा, और अगर इसे हटाएंगे तो इसको हम मादा पुष्प कहेंगे। अगर यहाँ पुंकेसर हटा देंगे तो इसमें केवल वर्तिकाल बचेगा, तब इसको हम मादा पौधा कहेंगे। अगर इसे हटाएंगे तो इसको कहेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब समझ लो कि हम यहाँ निकालते हैं। देखो, परिणाम एक ही प्राप्त होगा, चाहे इससे पुंकेसर हटाएं चाहे इससे पुंकेसर हटाएं, ठीक है? परिणाम एक ही होगा। तो हम इससे ही क्या हटाते हैं, मान लो कि हमने विपुंसन इसमें किया था, तो विपुंसन हमने इसमें किया, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, चलो साइड को छोड़ते हैं। हम समझते हैं हमारा मादा पौधा है और ये हमारा नर पौधा है। नर बच्चे बड़े होते हैं तो आप समझ लीजिए नर पौधा है और ये मादा पौधा है। कई मामलों में मादा भी बड़ी होती है ना, लेकिन अब इसमें समझना, इसमें दोनों जीन समान है, दोनों में दोनों जीन समान है। तो बताओ क्या कहेंगे जब दोनों जीन समान होते हैं? समयुग्मजी कहते हैं, ठीक है? ये कैसा है, ये है समयुग्मजी, ठीक है? और इसको हम क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी। ये भी तो सम है, ये भी समयुग्मजी है, समयुग्मजी, ठीक? अब इन दोनों में पहले क्या होगा बताओ, युग्मक जनन है, और इसमें भी क्या होगा, युग्मक जनन। अब युग्मक जनन होगा तो बताओ जितने भी युग्मक बनेंगे उसमें एक ही प्रकार का जीन होगा नहीं, क्योंकि टी दोनों कैपिटल हैं, क्योंकि शुद्ध हैं। शुद्ध होने का मतलब मैं पानी देता हूं आप सबको, एक बाल्टी में शुद्ध पानी रखा है तो सबको शुद्ध पानी ही मिलेगा। तो इसमें एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा क्या होता है। एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा और वो क्या है, कैपिटल टी, और इसमें भी एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, क्या होगा। अगर हमने इसको मादा पुष्प माना है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, मादा युग्मक, क्या मानेंगे, मादा युग्मक। और इसको हमने नर पुष्प मान रखा है, नर पौधा मान रखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नर युग्मक, ठीक है? मेंडल ने यहाँ के पुंकेसर को उखाड़कर इस मादा के वर्तिकाल पर छिड़का था, तो यही हो गया संकरण। अब उसमें जब हम जानते हैं कि जब जाके वर्तिकाल पर बैठता है तो फिर वर्तिकाल पर कुछ शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं और परागकण में छिद्र पाए जाते हैं, शर्करा वहां से अंदर जाता है, फिर परागकणों का अंकुरण होता है, पराग नली बनती है। पराग नली कहाँ पे जाती है, बीजांड में जाती है। फिर वहीं में क्या होता है, नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक वहां से होते हुए जाके मादा युग्मक यानी अंड कोशिका का निषेचन कर लेते हैं। पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण, नहीं निषेचन बोलते हैं, यानी कृत्रिम परागण बोलते हैं पूरा, ठीक है? तो इनके बीच में क्या करवा दिया गया, कौन मंत्र होता, हाँ, तो जब करवा दिया गया तो अब ये जो बना कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब ये पौधा कैसा बन गया, संकर क्यों बना? संकर किसे कहते हैं, जिसमें दोनों जनकों के लक्षण मिले होते हैं, ठीक है? इसलिए संकर, और पौधा कैसा था, लंबा, इसको हम कहेंगे संकर लंबा पौधा। अब बताओ इसमें दोनों चीज समान है या असमान, बोलो असमान है ना। अच्छा, जल्दी इसको समाप्त करते हैं। असमान है इसको क्या कहेंगे, विषम युग्मजी। ध्यान समझना, इसको विषम युग्मजी कहते हैं। अगर इसको अब देखो, ये हो गया हमारा कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कहते हैं, अब ये कौन सी पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी मान लेते हैं, ठीक है? इसको आप P1 मान सकते हैं, इसको P2 मान सकते हैं, मान लो विषम युग्मजी हो गया। अब उन्होंने देखा कि सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। अब उन्होंने उसमें क्या होने दिया, स्वपरागण, ठीक है? जब स्वपरागण इसमें होने देंगे, अब ध्यान सुनना, तो इसमें क्या क्या होता है, देखो स्वपरागण मतलब द्विलिंगी पुष्प है, तो उसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर होगा, ठीक है? तो एक तरफ हम क्या मान लेते हैं, पुंकेसर, देखो द्विलिंगी पुष्प है, स्वपरागण होना है, तो एक तरफ लिख लेंगे पुंकेसर, एक तरफ स्त्रीकेसर, ठीक है? दोनों में यही जीन होंगे कि नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। अब ये क्या करेंगे बताओ, युग्मक जनन करेंगे। क्या करेंगे, युग्मक जनन। यहाँ पर भी होगा युग्मक जनन। अब बताओ इसमें कितने प्रकार के अंदर युग्मक बनने की संभावना है, दो प्रकार के ना, देखा, एक में कैपिटल की जा सकता है, दूसरे में स्मॉल टी। इसमें भी एक में कैपिटल की जा सकता है, अंड कोशिका बनाना, एक में कैपिटल की हो सकता है, दूसरे में
स्मॉल टी। अब देखो मटर के एक फल में कितने बीज हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। देखा हो ना, फली में 5-6 बीज भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब उसमें बीजाणु ज्यादा होंगे, बीजाणु ज्यादा होंगे इसका मतलब अंड कोशिका भी ज्यादा होगी। तो किसी अंड कोशिका में कैपिटल टी होगा, किसी अंड कोशिका में स्मॉल टी होगा। तो दोनों कितने प्रकार के युग्म बनाएंगे? 2 प्रकार के, एक कैपिटल टी और ये भी क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएंगे। ये दोनों क्या है? ये दोनों है, ये तो ना युग्म हो गया क्योंकि पुंकेसम में बना, और ये क्या हो गया? मादा युग्म। अब दोनों आपस में क्या करेंगे? निषेचन। क्या करेंगे? अगर कैपिटल टी से मिल गया, कैपिटल टी से मिल गया तो कैपिटल टी बनेगा ना। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी से मिल गया, इससे मिल सकता है। देखो संभावना है, कहता ही हो, ठीक है। अगर मनुष्यों में भी देखें तो प्रकृति ने बना के रखा है कि 50-50% लड़के हो सकते हैं, 50% लड़कियां, लेकिन हर मामले में ऐसा होता है तो संभावना होती है। कभी कभी लड़कियां ज्यादा होती है, कभी कभी लड़के ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये है, लेकिन संभावना है उसकी भी 50-50% की संभावना होती है। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा जी। अब अगर ये स्मॉल टी है, ये हमेशा कैपिटल को पहले रखना है, कैपिटल है ये दोनों क्या, अगर जिसमें जिस युग्म में स्मॉल टी होगा वो इस वाले मादा युग्म से निषेचन कर सकता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और ये वाला अगर इसे कर लिया तो दोनों क्या बनेंगे? स्मॉल टी। आप समझते हैं ये पौधा कैसा होगा? शुद्ध लंबा। देखो जीनोटाइप में, फिनोटाइप यानी दृश्य रूप में देखें तो ये तीनों लंबे होंगे ना, और ये क्या होगा? बौना। अब इनके अंदर हम झांक के नहीं देख सकते हैं कि इनका जीन रूप क्या होगा, क्योंकि ये तो कोशिकाओं में गुठलियों पे पाए जाते हैं ना, इनके जीन को नहीं देख सकते। तो इसे हम कैसे पता करें कि ये वही होंगे? तो इसके लिए हम विपरीत संकर करवाते हैं, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी यहाँ पे सुनते हैं अगले लेक्चर में। अब ये क्या, ये कैसा पौधा होगा? संकर लंबा होगा नहीं, संकर लंबा मतलब संकर मतलब समझ लें जिसमें दोनों के लक्षण हो, और कैपिटल टी प्रभावी होता है तो इसका मतलब लंबा होगा। ये भी कैसा होगा? संकर लंबा होगा। और ये कैसा होगा? बौना होगा। अब बौना में तो खुद ही होता है, कभी होगा बौना, ये बौना होगा। आप इसमें क्या समझना है? इस समयुग्म जी, विषम युग्म जी, समयुग्म जी, समयुग्म जी की विषम युग्म जी, विषम युग्म जी ये, और ये समयुग्म जी। समान जीन है तो समयुग्म जी, असमान जीन है तो विषम युग्म जी। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, अब ये कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी है, ठीक है। F2 पीढ़ी हम जानते क्या होता है कि जब अपन पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने दिया गया है? स्वपरागण। यहाँ पे बीच में लिख सकते हैं स्वपरागण, और यहाँ पे लिख सकते हैं कृत्रिम परागण। अच्छा बढ़िया, वो डिजाइन ज्यादा डिजाइन बन गया। कृत्रिम परागण, ये कृत्रिम परागण क्योंकि मनुष्य ने किया, इसको परागण क्योंकि अपने आप कर लिया, ठीक है। अब इसमें कौन सी समझते हैं? बस लास्ट इसमें क्या समझते हैं कि इसमें हम समझते हैं F2 पीढ़ी का, ठीक है। देखो इसको सब लिखने के बाद इसको लिखना है F2 पीढ़ी का दृश्य रूप। अब F2 पीढ़ी का दृश्य रूप क्या हो जाएगा? दृश्य रूप मतलब कितने लंबे? 4 में से कितने लंबे? 4 में से 3 लंबे, ठीक है। और 4 में से कितने बौने? 4 में से 1 बौने, ठीक है। अनुपात बना देते हैं तो ये 4 का मान पड़ गया, इनका अनुपात हो जाएगा। इसमें पता है 4 में से 3 कितने थे? लंबे थे, और 4 में से 1 कितने थे? बौने। तो इसको ये हो जाएगा दृश्य रूप अनुपात, दृश्य रूप अनुपात। अब इससे प्रश्न क्या आ जाएगा कि मान लो किसी दो जनकों के बीच में संकर करवाया गया और उसमें कुल मिलाकर 100 पौधे बने, ठीक है। तो बताओ F2 पीढ़ी में कितने पौधे लंबे होंगे, कितने बौने होंगे? तो ये 3 अनुपात 1 बनाना है, दोनों को जोड़ना 3 4, और फिर 4 को क्या कर देना है? 100 में भाग दे देना है। तो उसको अच्छे क्वेश्चन करेंगे 5 में। दृश्य रूप अनुपात हो जाएगा हमारा 3 अनुपात 1। इसका मतलब 4 में से 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना। अब यहीं पे क्या समझ लेते हैं? जीन रूप अनुपात। जीन रूप अनुपात, देखो जीन रूप अनुपात में ये देखेंगे कि कैपिटल टी कितना है, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, और स्मॉल टी कितने हैं। तो इनके बीच में जो अनुपात निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? कैपिटल टी कितने हैं? 4 में से 1 ही है ना कैपिटल टी, और 4 में से कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2 हैं, और 4 में से बौने मतलब स्मॉल टी कितने हैं? 1। तो एक संकर प्रयोग का F2 पीढ़ी का जो दृश्य रूप अनुपात होगा वो 3 अनुपात 1 होगा, और जीन रूप अनुपात होगा वो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 होगा। बस में क्या, इसमें यही चीज मेन है। यहाँ पे आरेखीय रूप आपने लिख लिया, समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद मेंडल ने इसके क्या क्या सिद्धांत दिए उसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि मेंडल ने अपना जो पहला प्रयोग किया था, यानी एक अंतर संकर प्रयोग जो किया था, एक संकर प्रयोग के आधार पर मेंडल ने क्या सिद्धांत दिए थे। तो उन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए थे, उनको हम क्या करेंगे? एक एक करके समझेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारे इसमें क्या है? सबसे पहला इसमें है अनुवांशिकी के कारक। अनुवांशिकी के कारक यानी फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स। फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स में जीवों में अनुवांशिक लक्षणों का विकास, सूक्ष्म संरचनाओं से होता है। युग्मकों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। मेंडल ने उसे कारक कहा जिसे हम अब जीन कहते हैं, तो उन्होंने अपने पहले सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि जो आनुवंशिक लक्षणों का विकास होता है वो सूक्ष्म कोशिका में उपस्थित सूक्ष्म संरचनाओं की वजह से होता है, और यही सूक्ष्म संरचनाएं
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन लक्षणों का स्थानांतर भी करती है। ठीक है, फिर मेंडल ने उस सूक्ष्म कणों को क्या कहा, कारक कहा, और आज हम इन्हीं सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने इसके आधार पर पहला अपना जो सिद्धांत दिया वो दिया था अनुवांशिकी के कारक। ठीक है, और दूसरा हम समझ लेते हैं, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है प्रभावी तथा अप्रभावी कारक, यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर। रिसेसिव, जिन सदस्यों में दोनों विपर्यासी कारक उपस्थित होते हैं, उनमें से एक कारक के लक्षण का दृश्य रूप, एक कारक के लक्षण का दृश्य रूप प्रकट होता है, जिसे प्रभावी कारक कहते हैं, और जिस कारक का दृश्य रूप प्रकट नहीं होता है, उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह था कि अगर किसी भी जीव में दो विपर्यासी कारक हैं, विपर्यासी मतलब किसी एक लक्षण के लिए दो एलील काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों एलील में एक एलील जो होता है वो अपना काम अच्छे से करता है, जिसकी वजह से उसका लक्षण प्रकट हो जाता है, यानी उसका दृश्य रूप प्रकट हो जाता है, यानी बाहर से जो संरचना दिखाई देती है उसे हम दृश्य रूप कहते हैं। और एक कारक का दृश्य रूप प्रकट नहीं होता है, तो जिसका दृश्य रूप प्रकट होता है उसे हम प्रभावी कारक कहते हैं, और जिसका दृश्य रूप प्रकट नहीं होता है उसे हम अप्रभावी कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था। जैसे क्या समझ लेते हैं इसमें, जैसे विषम युग्मजी पादप कैपिटल टी में टी क्या है, प्रभावी कारक, तथा स्मॉल टी अप्रभावी कारक है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी जब दोनों साथ में रहते हैं तो वो पौधा कैसा होता है, लंबा होता है। इसका मतलब कैपिटल टी का प्रभाव इस पर पड़ा, ठीक है, जबकि टी अप्रभावी रह गया। तो ये उनका क्या था, दूसरा कथन था। तो तीसरे में आते हैं। देखो तीसरा उन्होंने क्या किया, तीसरा में उन्होंने कहा कारकों का पृथक्करण, यानी सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर। संकर सदस्यों में प्रभावी तथा अप्रभावी कारक साथ साथ रहते हैं, लेकिन इन कारकों का पृथक्करण, इन कारकों का सम्मिश्रण नहीं होता, और प्रत्येक कारक अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। युग्मक जनन के दौरान दोनों कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक को केवल एक एलील माने कारक प्राप्त होता है। ये हमने समझा। अब इसमें हमने समझ लेते हैं बात पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अनुवांशिकी के कारक क्या होते हैं समझते हैं। देखो, एक संकर प्रयोग पर आधारित मेंडल की जो सिद्धांत थे उन्होंने अपने 3 तथ्यों के माध्यम से उसको रखा। इसमें पहला है अनुवांशिकी के कारक। अनुवांशिकी के कारक हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो जीन होती है वो अनुवांशिकी की इकाई होती है, और मेंडल उसी जीन को, मतलब जीन की खोज तो बाद में हुई थी, लेकिन मेंडल उसको क्या कहते थे, कारक कहते थे। ठीक है, जीवों में अनुवांशिक लक्षणों का विकास सूक्ष्म संरचनाओं से होता है। हमारे अंदर जो विकास हुआ, मान लो कि मैं इतना लंबा हो पाया हूँ, तो इसका कारण ये है कि मेरे अंदर ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि हुई है। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो होता है वो जीन से ही बनता है, क्योंकि जीन में वो सूचनाएं पाई जाती है। मेंडल ने उसे क्या कहा था, कारक कहा, जिसे आज हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। दूसरा उन्होंने क्या, प्रभावी और अप्रभावी कारक, यानी आ सकता है प्रभाविता तथा अप्रभाविता।
ठीक है। तो इनमें क्या था, उन्होंने जिन सदस्यों में दोनों विपर्यासी कारक यानी दोनों विपरीत कारक, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों विपरीत है ना, तो कैपिटल टी होता तो समान है, अगर स्मॉल टी होता है ये भी समान है, लेकिन कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, ये दोनों विपर्यासी कारक है। जिन सदस्यों में दोनों विपर्यासी कारक उपस्थित होते हैं उनमें से एक कारक के लक्षण का दृश्य रूप प्रकट होता है, एक लक्षण का दृश्य रूप प्रकट होता है जिसे प्रभावी कारक कहते हैं। जिसका दृश्य रूप पहली पीढ़ी में प्रकट होगा उसे प्रभावी कारक कहेंगे, जिसका नहीं प्रकट होगा उसे अप्रभावी कारक कहेंगे। जैसे विषम युग्मजी पादप, मान लो विषम युग्मजी मतलब जिसमें दोनों कारक समान नहीं होते, कैपिटल टी स्मॉल टी या दोनों एलियन समान नहीं होते, में टी जो है प्रभावी कारक है क्योंकि इसकी उपस्थिति की वजह से पौधा लंबा हुआ और इसकी उपस्थिति से पौधा बड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब अप्रभावी कारक है, इसने कुछ भी प्रभाव उत्पन्न नहीं किया। कारकों का पृथक्करण में समझें तो संकर सदस्यों में प्रभावी तथा अप्रभावी कारक साथ साथ रहते हैं। संकर सदस्य मतलब जिसमें दोनों जनकों के लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक है, लंबे पौधे और बौने पौधे का। तो इसमें क्या क्या प्रत्येक कारक साथ साथ रहते हैं, लेकिन इन कारकों का सम्मिश्रण नहीं होता है, दोनों कारक साथ रहते हैं लेकिन मिश्रित नहीं होते, मिले नहीं होते, और प्रत्येक कारक अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी साथ साथ रहने पर भी एक दूसरे से मिलते नहीं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं अलग अलग। युग्मक जनन के दौरान, युग्मक जनन तो जब युग्मक का निर्माण हो, युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, अर्धसूत्री भाग में होता है, अर्धसूत्री भाग में होता है। मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, युग्मक बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जोड़ों में जो जीन रहते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी आधे गुणसूत्र हो जाते हैं, आधे जीन हो जाते हैं। तो कैपिटल टी एक में क्या जाएगा कैपिटल टी, एक में क्या जाएगा स्मॉल टी। यही कह रहा है कि युग्मक जनन के दौरान दोनों कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही एलील प्राप्त होता है। प्रत्येक युग्मक, ये सब युग्मक है, ठीक है, ये युग्मक है, एक युग्मक है, तो प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही क्या मिलता है, एक ही एलील यानी कारक मिल पाते हैं, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम अभी पढ़ाते हैं। मेंडल ने जो अपना पहला प्रयोग किया था उससे उन्होंने 3 सिद्धांत दिया था जो हमने पढ़ चुके हैं ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन सा उन्होंने सिद्धांत दिया था। पहला दिया था अनुवांशिकी के कारक कि जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं वो उन्हें हम कारक कहते हैं, उन्होंने उसको सूक्ष्म कर कहा था, बाद में उन्होंने कारक कहा उसको। यही क्या करते हैं, युग्मक के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था प्रभावी और अप्रभावी कारक, यानी प्रभाविता और अप्रभाविता। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी जीव में 2 विपर्यासी कारक होते हैं तो उसमें से एक कारक प्रभावी होता है क्योंकि उसका उस लक्षण का दृश्य रूप प्रकट होता है, और दूसरा कारक अप्रभावी होता है और क्योंकि उसका दृश्य रूप प्रकट नहीं होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था प्रभाविता और अप्रभाविता में। फिर उन्होंने तीसरा क्या दिया था, कारकों का पृथक्करण, कि दोनों कारक यानी दोनों विपरीत कारक साथ साथ रहते हैं लेकिन आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। लेकिन जब युग्मक जनन होता है तो युग्मक जनन के दौरान ये कारक अलग अलग युग्मकों में जाते हैं और एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही कारक मिल पाता है। जैसे उसमें बताया गया था ना कि मान लो कि 2 विपरीत कारक आपस में रह रहे हैं, और जब इसका क्या होता है, युग्मक जनन होता है, तो एक युग्मक में केवल कैपिटल टी आएगा और दूसरे युग्मक में केवल स्मॉल टी आएगा। इसी को कहते हैं कारकों का पृथक्करण। कारकों का पृथक्करण होता है इसलिए दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन में क्या दिखाई देता है, दोनों कारक के अलग अलग लक्षण वाले पौधे दिखाई देते हैं ना। तो अब हम क्या समझते हैं, अब हम मेंडल के नियम समझते हैं जो कि उनके सिद्धांतों पर आधारित है। तो हेडिंग क्या लिख लेंगे, हेडिंग लिख लेंगे एक संकरण के निष्कर्ष, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जिसमें हम क्या समझने वाले हैं, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि मेंडल के सिद्धांतों के आधार पर 1900 ईस्वी में ह्यूगो डिब्रीज कार्ल कोरेंस तथा शेरमार्क ने 2 नियम प्रस्तावित किए। प्रस्तावित माने प्रपोज करना होता है, प्रस्तावित किए, जिन्हें वंशागति के नियम या सिद्धांत कहते हैं। अब ये दोनों नियम कौन कौन है, ये दोनों नियम हैं, पहला है प्रभाविता का नियम और दूसरा क्या है, पृथक्करण का नियम।
नियम। इसमें हम पहला हेडिंग लिख लेते हैं। पहला हेडिंग लिख लेंगे हम प्रभाविता का नियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, आपको पहले ही मैंने बताया था कि मेंडल ने केवल सिद्धांत दिए थे ना, प्रयोग करने के बाद अपना मत रख दिया, अपने कॉपी में रख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद 1900 में जब मेंडल के सिद्धांतों की पुनर्खोज हुई, और पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन है? ह्यूगो डिब्रीज हैं, कार्ल कोरेंस हैं और टेरमार्क हैं। ठीक है, पुनर्खोज के बाद जो उन्होंने सिद्धांत दिए, उसके आधार पर इन तीनों ने 2 नियम दिए। और पहला नियम है प्रभाविता का नियम, और दूसरा क्या है? पृथक्करण। इनके 3 नियम है, लेकिन जो तीसरा नियम है वो जब द्विसंकर संकर प्रयोग करेंगे तो उसमें आएगा। प्रभाविता का नियम में हम पॉइंट वाइज लिखेंगे ना, प्रभाविता के नियम में पॉइंट वाइज लिखेंगे। उसमें क्या करेंगे? तो इसमें लिखेंगे कि पहला क्या हो जाएगा? लक्षणों का निर्धारण, यानी किसी भी जीव में जो भी कैरेक्टर यानी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उसका निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? उसमें तो जिन्होंने कहा नहीं, क्या कारक। तो लिखेंगे लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त। विविक्त माने अलग अलग, क्योंकि एक कारक केवल एक ही लक्षण के लिए क्या करता है? निर्धारित करता है ना। ध्यान से समझेंगे। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कारक जोड़ों में होते हैं। ठीक है, इसी के नियम है। जो कारक होते हैं या जीन होते हैं या एलील होते हैं, वो किसमें होते हैं? जोड़ों में होते हैं। तीसरे पॉइंट लिखेंगे यदि कारक जोड़ों में दोनों एलील, ठीक है, क्योंकि जोड़ों में होते हैं तो उन दोनों को एलील कहेंगे। ठीक है, दोनों एलील असमान हो तो एक कारक दूसरे कारक पर क्या होता है? प्रभावी होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। अब समझ आ गया प्रभाविता का नियम। उन्होंने संकर प्रयोग करने के बाद ये नियम दे डाला। पहले कहा कि जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनको नियंत्रण या निर्धारण करने के लिए कारक होते हैं। और कारक के बारे में उन्होंने बताया था कि एक सूक्ष्म संरचना होती है, रचनाएं होती हैं, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है। ठीक, इन्होंने कहा लक्षणों का निर्धारण कारक द्वारा होता है, और ये कारक अलग अलग होते हैं, यानी अलग अलग लक्षण के लिए अलग अलग कारक होते हैं। ये नहीं कि एक ही कारक बहुत सारे लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उसमें होता है कारक किसमें होते हैं? जोड़ों में होते हैं। अलग कब होते हैं? ये दोनों कारक अलग कब होते हैं? युग्मक जनन के दौरान अलग होते हैं। ठीक, क्योंकि एक युग्मक में केवल एक ही कारक जा सकता है कि नहीं। यदि कारक जोड़ों में, यानी यदि दोनों कारक के, यानी जो जोड़े में कारक हैं, यदि दोनों असमान हैं, उनके एलील क्या है? असमान। देखो मैंने कहा था कि एलील आ जाए, कारक आ जाए, जीन आ जाए, तीनों एक ही हैं, थोड़ा सा केवल डिफरेंस होता है बस दोनों में। जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, और इसी जीन को मेंडल कारक कहा करते थे। तो कुछ अंतर नहीं है ना, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। दोनों एलील अगर असमान हैं, अगर दोनों समान होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। कैपिटल टी से लंबे ही होंगे, स्मॉल टी से वो नहीं होंगे। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जब असमान एलील रहते हैं तो इसमें एक कारक दूसरे कारक पर क्या होता है? प्रभावी होता है। यानी एक अपना लक्षण उत्पन्न कर देता है, दूसरा नहीं। जैसे दो पहलवान लड़ रहे हो, जो ताकतवर पहलवान होगा वही दर्शकों पर क्या उत्पन्न करेगा? प्रभाव उत्पन्न करेगा। हारे हुए पहलवान को कोई नहीं देखा, तो उसका कोई नाम भी जानने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, और जीते हुए पहलवान का बोलबाला रहेगा। तो कहने का मतलब यही है, जो प्रभावी रहेगा उसी लक्षण का दृश्य रूप प्रकट होगा। ये क्या था? नियम था। ठीक, ये था इसमें। फिर उसके बाद इसका दूसरा नियम हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें एक थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे पास अगर विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी पादप का बताओ जीन रूप क्या होगा? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी की अगर हम बात करें तो कैपिटल टी किस प्रकार का कारक है? प्रभावी कारक है। और स्मॉल टी किस प्रकार का कारक है? अप्रभावी कारक है। ठीक है, तो इसमें यह समझना होगा। अब कैपिटल टी की वजह से पौधा लंबा हुआ। दूसरा नियम समझ लेते हैं इसका। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जनक जीवों में दोनों कारक साथ साथ रहने पर भी
शुद्ध, साथ साथ रहने पर भी शुद्ध बने रहते हैं, शुद्ध। युग्मक जनन के समय दोनों कारक, कारक हो चाहे एलील, ठीक है, दोनों ये या कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को दोनों में से केवल एक ही कारक प्राप्त होता है, एक ही कारक प्राप्त होता है। इस नियम को विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। संयोजन माने जुड़ना और विसंयोजन माने अलग होना। तो यही बता रहा है कि जनक जीवों में, यानी किसी भी जीव में दोनों कारक समान होते हैं, मतलब दोनों कारक साथ साथ रहते हैं, लेकिन युग्मक जनन जब होता है तो दोनों कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ पे बोल सकते हो इस घटना को पृथक्करण का नियम कहते हैं। और प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही कारक मिलता है। इस तरीके से युग्मक शुद्ध रहते हैं। क्या रहते हैं? शुद्ध रहते हैं। इसलिए इस नियम को एक और नियम कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्योंकि युग्मनज में दोनों रहेंगे और दोनों रहेंगे तो मिश्रित रहेंगे और मिश्रण अशुद्ध होता है। ठीक, तो यही नीचे वाले एक पॉइंट में लिखते हैं, नोट लिखते हैं कि युग्मकों में केवल एक कारक होने से शुद्ध बने रहते हैं। युग्मकों में केवल एक कारक उपस्थित होने के कारण शुद्ध बने रहते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यह है इसका दूसरा नियम। पहला नियम बता दिया गया, दूसरा नियम में बताया गया कि जीवों में दोनों कारक साथ साथ रहते हैं, ठीक है, बिना आपस में मिश्रित हुए, और जब युग्मक जनन होता है तो दोनों कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही कारक प्राप्त होता है। इस पूरी घटना को पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो एक संकर प्रयोग से मेंडल के कितने नियम निकले? 2 नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, जिसको हम पढ़ेंगे जब द्विसंकर प्रयोग पढ़ेंगे तब। एक चीज और बता दें कि हमेशा याद रखना, युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो बताओ जीन या कारक भी आधे होंगे कि नहीं? तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जब युग्मक जनन होता है तो ये जीन आधे हो जाते हैं। जीन जोड़ों में होते हैं, कारक जोड़ों में होते हैं, या एलील भी जोड़ों में होते हैं, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक, इसको नोट पॉइंट समझ लेते हैं। एक नोट पॉइंट क्या समझते हैं? देखो, समयुग्मनजी, देखो समयुग्मजी कहो या समयुग्मनजी कहो। युग्मनज माने जब निषेचन होता है तब ना, निषेचन होंगे, जैसे युग्मक मिलेंगे तो युग्मनज बनेंगे। तो समयुग्मनजी पादप केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं। जैसे अगर कैपिटल टी रहेगा तो इसमें चाहे जितना युग्मक बने, लेकिन सब युग्मक में कौन वाला टी होगा? केवल कैपिटल टी। तो इससे केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा जिसमें क्या होंगे? केवल कैपिटल टी। ये मान लो कोशिका है द्विगुणित और ये युग्मक है, इसके अर्धसूत्री विभाजन से ये बना है। ठीक, दूसरा नोट क्या है? विषम युग्मजी या विषम युग्मनजी पादप या कोई भी जीव हो, विषम युग्मजी अगर है, से 2 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं।
जैसे जैसे अगर हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा तो एक युग्मक में कैपिटल टी जाएगा और दूसरे युग्मक में स्मॉल टी। जितने भी युग्मक बनेंगे लेकिन आधे में कैपिटल टी रहेंगे और आधे में स्मॉल टी, तो दो ही प्रकार बनेंगे। एक सूत्र है इसका, सूत्र क्या है? सूत्र ये है युग्मक के प्रकार की संख्या बराबर, देखो युग्मक की संख्या नहीं बता रहे हैं, युग्मक के प्रकार की संख्या, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर, जहां n बराबर विषम युग्मजी की संख्या, जहां n बराबर विषम युग्मजी की संख्या। एक एग्जांपल इसका समझेंगे तुमको समझ में आएगा, एक और दो एग्जांपल समझ लेते ना फटाक से। देखो चलो पहले ध्यान देखो तब लिखो ना। देखो इसमें पूछा है, जैसे मान लो तुम्हें अगर कोई युग्मजी बनाओ, युग्मजी मतलब जिसमें दो एलिमेंट हो, ठीक है, समझ रहे ना। अब इसमें ये बताओ, गलती हो गई, 2 के पावर n, हाँ यहाँ सही है, ये सही, 2 के पावर n सही है, बना लो इसको, 2 के पावर n रहेगा। अब बताओ इसमें कितने विषम युग्मजी हैं? दोनों एलिमेंट समान है ना, तब तो सम युग्मजी है ना। विषम युग्मजी कितने हैं? 0। विषम युग्मजी कितने हैं? 0। तो n के स्थान पे क्या लिखना है? 0 लिखना है, तो n के स्थान पे 0 लिखना है। तो हम जानते हैं सूत्र 2n स्क्वायर होता है और 2 के पावर क्या लिखेंगे? 0। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लिखोगे तो उसका मान हमेशा कितना होगा? 1। तो बताओ इससे कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? एक ही प्रकार के बनेंगे। एक में a रहेगा, सभी में a रहेंगे, सभी में क्या रहेंगे? a। समझ लेना, इसको याद रखना, 2 के पावर n, 2 के पावर n, n बराबर विषम युग्मजी की संख्या। ये तो समझ आ गया। अब दूसरा एग्जांपल समझो। दूसरा एग्जांपल मान लो हम ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ले लेते हैं। बताओ कितने विषम युग्मजी हैं? एक है, नहीं सम कोई भी नहीं है। जैसे इसमें कोई विषम युग्मजी नहीं था, सम युग्मजी है। इसमें एक ही है ना, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, तो विषम युग्मजी की संख्या एक ही मानोगे, ठीक है। दो कब मानोगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना मानोगे? 1। अब सूत्र क्या है? 2 के पावर n, 2 के पावर n। अब n के स्थान पे कितना रखोगे? 1। अगर एक दो किसी भी संख्या का पावर अगर 1 है तो संख्या कितनी आएगी? वही आएगी। तो इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 2, एक कैपिटल आर और एक, और इसमें केवल a बनेगा। एक एग्जांपल वो वहां पे समझेंगे। कैमरा में दिखा, दिखाइए, कैमरा में दिखा था, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये विषम युग्म। ये बताओ, अब इसमें बताओ कितने विषम युग्मजी हैं? 2 हैं। देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी यहाँ पे n बराबर कितना हो गया? 2 हो गया ना, 2 हो गया। अब 2 हमारा फार्मूला है 2 के पावर n, और n के स्थान पे कितना लिखेंगे? 2 दूनी, तो इसमें 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब 4 प्रकार के युग्मक कैसे बनेंगे ध्यान समझना। कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जा सकता है नहीं? जा सकता है। तो एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा कैपिटल आर। मान लो कैपिटल टी को कैपिटल आर ना मिला, स्मॉल आर मिल गया, तो अब क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल आर। अब इसका तो हो गया ना। अब दोनों देखो ये आपस में साथ साथ कभी नहीं रहेंगे जब युग्मक बनेगा, और ये दोनों आपस में साथ साथ कभी नहीं रहेंगे, जबकि ये दोनों आपस में जा सकते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ गया तो स्मॉल टी कैपिटल आर बन जाएगा, और यदि कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ गया तो स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ गया तो स्मॉल टी स्मॉल आर बनेगा। अब बताओ ये युग्मक चारों अलग अलग है कि नहीं? तो इसमें 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको डाल लेना, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आते हैं ना। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में सवाल नहीं आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं जरूर। लिख लो तुरंत, बाकी आप सब लोग भी क्या करोगे? पोस्ट करके लिख लो।